हम लोग अपने चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस को पढ़ लिया था और एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड यानी रेडियस से रिलेटेड ही एक और टर्म हम लोग को देखना है, जिसका नाम है आयनिक रेडियस। नाम से स्पष्ट है, क्लियर है कि आयनिक रेडियस मतलब आयन के रेडियस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेंगे। कैसे, क्या कहेंगे इसका डेफिनेशन? तो हम लोग कहेंगे कि द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन, किसी भी आयन का जो आउटर मोस्ट सेल होगा वहां से लेकर के उस आयन के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस जो कहलाएगा वो आयनिक रेडियस। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं और फिर इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द outermost cell of an ion where electrons are present। मतलब हमारा आउटर मोस्ट सेल वही होगा बच्चों जहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट्स कॉल्ड आयनिक रेडियस। अब आयनिक वर्ड जो है वो आया है वो आयन से। आयन जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक केटायन और दूसरा होता है बच्चों एनायन। तो केटायन का जानते हैं हम लोग, स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और एनायन का मतलब हो गया स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल है। केटायन वह स्पेसीज होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और एनायन वह स्पेसीज होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हम लोग इसके रेडियस के बारे में बात करते हैं बच्चों। उससे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि केटायन का फॉर्मेशन कब पॉसिबल है। तो केटायन का फॉर्मेशन तब पॉसिबल है जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसमें कैसा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है ड्यू टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, देन दे आर कॉल्ड केटायंस। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का उस पर जो चार्ज डेवलप होगा, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और उस पॉजिटिव चार्ज के डेवलप होने के कारण जो स्पेसीज होगा ना वो कहलाएगा केटायन। जैसे मैं केटायन की बात कर रहा हूँ, तो Na मान लीजिए कोई एटम है, मानना क्या है एटम है ही, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव इस पर एक पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो सोडियम हमारा केटायन हो गया। मान लीजिए क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा Cl-। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा केटायन, बिकॉज इट हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन इज एन एनायन बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम लोग इसके रेडियस की बात कर रहे हैं और एक्चुअली हम लोग को करना कंपेयर है कि सोडियम है, बड़ा ध्यान समझिए बच्चों लोग, सोडियम है और सोडियम आयन है। अगर हम लोग इसके आयनिक रेडियस के बारे में बात करें, तो किसका दोनों का रेडियस आयनिक रेडियस नहीं कराएगा, इसका एटॉमिक रेडियस और इसका आयनिक रेडियस। और मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस दोनों में से किसका रेडियस बड़ा होगा और किसका रेडियस छोटा होगा, बहुत आसान है। एक सीधा सा एक सिंगल वर्ड में मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि द स्पेसीज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड दे हैव स्मॉल रेडियस। काहे? आपको यही सोचना है क्यों। अगर आप इसका कंफ्यूजन ड्रॉ करेंगे क्या लिखेंगे 1:2
2s2 2p6 3s1। और इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यही जो हमारा आउटर मोस्ट सेल था, हमारा तीसरा सेल, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन था वो अब ये सोडियम लूज कर चुका है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल वही सेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बिकॉज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम के चारों ओर जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल हो सकता है, इनफाइनाइट। तो आउटर मोस्ट सेल वही कहलाएगा जहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम जो है, सोडियम एटम जो है हमारा, उसका आउटर मोस्ट सेल जो है बच्चों वो 3s है, यानी कि थर्ड सेल है। और वो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ भी तीसरा सेल जरूर है, लेकिन इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन थे वो तो लूज कर चुका है। इसका मतलब इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इस आयन के लिए ये जो होगा वो आउटर मोस्ट सेल नहीं होगा। जब ये आउटर मोस्ट सेल नहीं होगा तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो जाएगा बच्चों? 2s2p। अब देखिए यहाँ 2 सेल है, यहाँ 3 सेल है, तो ऑटोमेटिक इसकी रेडियस जो होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी, और कैटायन का रेडियस छोटा होगा। अब कैटायन का रेडियस छोटा ही है तो चलो एक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोगों ने समझ लिया। हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ बच्चों ध्यान से समझिएगा इस बात, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, और यहाँ 11 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है। और प्रोटॉन यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है। तो कॉमन सी बात है, ज्यादा प्रोटॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है। तो कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण से जो है अंदर का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। जब अंदर का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा तो प्रोटॉन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है। अब जब ज्यादा बढ़िया से अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको बहुत नजदीक अपने खींचने का प्रयास करेगा प्रोटॉन, और जिस कारण से उसकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि अगर कोई न्यूट्रल एटम से अगर आपको कैटायन का रेडियस अगर कंपेयर करना है तो ऑलवेज कैटायन का रेडियस जो होगा वो किसी न्यूट्रल एटम के रेडियस से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो होपफुली इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं एनायन की बात करता हूं। तो एनायन means Cl to Cl minus is our anion due to accepting one electron in their outermost shell। तो अब मैटर है कि अगर न्यूट्रल एटम से कंपेयर करेंगे एनायन का तो उसका साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा, हम सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों फिर से पहला तो काम कर लेते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, अब बाकी फिर हम लोग ऐसे भी समझ लेंगे। तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस, और Cl माइनस बड़ा ध्यान से समझिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होना चाहिए था, लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, जिस कारण से नेगेटिव चार्ज आया है। इसका मतलब है कि जो लास्ट में 3p है उसमें अब 5 नहीं बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहते हैं कि क्लोरीन का साइज जो होगा वो क्लोरीन आयन के साइज से छोटा होगा। अब इस बात को समझे क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझे कि पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में था। अब एक और इलेक्ट्रॉन जब आएगा और सारे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, सब पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और जब बहुत सारा चार्ज एक साथ आएगा और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ेगा, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज ही होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपने से दूर भगाने का प्रयास करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपने से दूर भगाने का प्रयास करेगा तो प्रोटॉन के द्वारा लगने वाला आकर्षण जो है इलेक्ट्रॉन में वो कम होता जाएगा और उसकी साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के कारण जब इलेक्ट्रॉन वो अपने आउटर मोस्ट सेल में लेता है, जिस कारण से वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होती है वो बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के कारण प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल क्या जाता है बच्चों? वो कम हो जाता है, जिस कारण से उसकी साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी न्यूट्रल एटम है
है ना, उसका साइज जो होगा एनायन के साइज से हमेशा छोटा होगा। एनायन के साइज से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब हम लोग इस बात को समझ गए कि केटायन का साइज एनायन के साइज से हमेशा छोटा है, यानी कि हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज लेस देन रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बच्चों नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी सा बहुत इजी बात है, बहुत इसमें लफड़ा नहीं है, बहुत आसान सा समझने में है ये। तो होपफुली आप लोगों को आयनिक रेडियस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि कोई दो, मान लीजिए कि हम कंपेयर करें Mg+ और Mg2+, दो केटायंस हमारा आ गया बच्चों, दो केटायंस। अब इस दोनों में हमको रेडियस के बारे में पता करना है कि किसका रेडियस बड़ा और किसका रेडियस छोटा। तो बड़ा ध्यान समझेंगे, बहुत आसान है। यहाँ 12 प्रोटॉन, यहाँ भी 12 प्रोटॉन है। अब बड़ा ध्यान समझो, यहाँ 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन था पहले, कब? जब मैग्नीशियम एज ए न्यूट्रल आयटम रहता तब। इस पे एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है? ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया होगा, यानी कि यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, और इस जगह पे 12 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को कि यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन यहाँ ज्यादा होगा, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो होगा इसके कंपेयर में क्या होगा? कम होगा। जब इसके कंपेयर में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगी तो प्रोटॉन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, जिस कारण से इसकी साइज क्या होगी? छोटी हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग क्या सकते हैं, जैसे जैसे केटायंस की संख्या बढ़ेगी किसी भी पर्टिकुलर एटम पे हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे जैसे सेम एटम हो और उस पर केटायन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका साइज क्या होगा बच्चों? छोटा होता जाएगा। दैट इज Mg+ ion having large radius in compared to Mg2+. तो बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ये स्पेशल एग्जांपल्स है और जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी है उन सबों में ये सारे क्वेश्चन को पूछता भी है। तो एक टर्म होता है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक का सेंस इलेक्ट्रॉन से है, आइसो का सेंस है बच्चों वो सेम से, यानी कि स्पेसीज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन, स्पेसीज having same electron is called iso electronic species। अब देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि L3+ आयन, Mg2+ आयन, Na+ आयन, F- आयन, O2- और N3-। हम लोग इस बात को जानते हैं बच्चों कि जनरली एनायन का रेडियस बड़ा होता है इन कंपेयर टू केटायन। हम लोगों ने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ केटायन। पढ़ा है हम लोगों ने जस्ट कि कभी भी कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो और उसके साइज के बारे में बात करें, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये है कि आपको जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा लग रहा है उसका साइज सबसे बड़ा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज देखिए कैसे है सर, यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर 13 है, इसका 12, इसका 11, इसका 9, इसका हो जाएगा बच्चों 8 और इसका हो जाएगा 7। देखिए ये 3 को प्लस है, 3+ है तो 13 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पहले से 12 इलेक्ट्रॉन था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर चुका है, 12 में से टू जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाएगा बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे?
पहले से 9 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दैट मींस 9 + 1 10, फिर यहाँ भी हो जाएगा बच्चों 10, यहाँ भी हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। हम लोग कह सकते हैं कि सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं, सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। पर हम जैसा कि जानते हैं कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम में बढ़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के कारण उसका साइज धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज फिलहाल जितना सीधा सी बात, बहुत सिंपल कि साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा साइज सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसी पे है, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसी पे है, तो कहीं ना कहीं इसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एल्यूमिनियम Al3+ greater than less than Mg2+ less than Na+ less greater than less than F- less than O2- और less than N3-। इसका साइज जो होगा बच्चों क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा इन कंपेयर टू दिस। तो बच्चों अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं, उसी को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। आसान सा टर्म है, बहुत टफ टर्म नहीं है, और ये टर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपको एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त है। तो आयनिक रेडियस को तो मैंने इसी लेक्चर में पढ़ाया है, एटॉमिक रेडियस को मैंने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जाकर के एटॉमिक रेडियस का लेक्चर को देखें और आफ्टर डेट जो है वो इस लेक्चर को देखें, ताकि उनको सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, तो हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें या आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सारी बातें बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसको IE कहते हैं, है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको IP कहते हैं, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो IE, यानी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन IE ही है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहीं लिखते हैं तो IP। टर्म बच्चों सारा का सारा सेम है, बस आयोनाइजेशन पोटेंशियल है तो IP और आयोनाइजेशन एनर्जी है तो IE, बस बाकी टर्म तो एक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कहते हैं क्या कि किसको कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल और किसको कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग कहते हैं किसको है, कहते हैं क्या, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब सिंपल बात है, न्यूट्रल मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। गैसियस एटम काहे के लिए बोल रहा है, जनरली कहेंगे कि आपके सर जरूरी नहीं है कि जिस एटम से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है वो गैसियस फॉर्म में ही हो, और गैसियस फॉर्म में नहीं होगा तो सबसे पहले आप उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उसके निकलने की बात कर रहे हैं, है ना, और उसको निकालने में जितना एनर्जी रिलीज होगा, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, दैट्स द एनर्जी विल बी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost cell of a neutral isolated gaseous atom is called ionization potential or ionization energy or ionization enthalpy। मतलब किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना, दैट्स द एनर्जी विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला काम हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे बच्चों मेरे साथ में यहाँ पर, द मिनिमम
energy required to remove an electron from the outermost cell of a neutral isolated gaseous atom is known as ionization पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी लिखे या आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहेंगे हम लोग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ip, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ip और IE। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, मान लीजिए कि कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है हमारा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है, निकालना है। तो M प्लस बनेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो क्या बनेगा M प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जिस एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्यों आवश्यकता पड़ी हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी। बिकॉज हम एनर्जी को, हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा होगा एटम के अंदर। जब उस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ऐसे ही कैसे निकल जाएगा, जब तक आप उस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए आप अपना एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए, जो वह इलेक्ट्रॉन जिसको आपको निकालना है और प्रोटॉन के बीच जो एनर्जी लग रही है, जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। जब आप एनर्जी देंगे तो वही जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी आपको, जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए मैंने वही काम किया है, मैंने मान लिया है कि कोई मेटल M है या कोई भी एलिमेंट M है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया है, बाहर निकाल दिए हैं। अब क्या बनेगा बच्चों, M प्लस। तो हम लोग ऐसा करें कि इसको बोलेंगे Ip1 आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाल Ip1, फिर से हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल देते हैं बाहर। M प्लस है, क्या बन जाएगा बच्चों, M प्लस प्लस या M2 प्लस, कुछ भी लिख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो Ip सेकेंड कर लेते हैं। इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन मान लेते निकाल लेते हैं, तो M प्लस प्लस है। अब एक और इलेक्ट्रॉन को आप इमिट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा M3 पॉजिटिव या M प्लस 3, कुछ भी लिखे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। M प्लस 3 यहाँ जाएगा बच्चों Ip3। हम इस Ip1, Ip2 और Ip3 में हम कंपेयर करने की बात करें, बड़ा ध्यान समझिएगा इस बात। हम इस तीनों को कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, किसका Ip का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ी आपको, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ा, या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ा। आप सोचिए, बड़ा ध्यान से समझिए। तो मैं सीधे शब्दों में सबसे पहले बता देता हूं ऑर्डर कि सबसे ज्यादा एनर्जी लगी होगी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में, सबसे ज्यादा। सबसे पहले मैंने आपको आंसर बता दिया। अब इसका हम लोग करते हैं एनालिसिस कि कैसे। बड़ा ध्यान से बच्चों, एक ये न्यूट्रल एटम था हमारा, ये न्यूट्रल एटम था, यहां से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके रेस्पेक्ट में इसका साइज छोटा हो गया होगा। अब इसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब बताइए इसके रेस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। जब इसका साइज छोटा हो गया तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ गया होगा। साइज छोटा जैसे ही होगा तो प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पे काम कर सकता है, लगा सकता है। तो अब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ अगर बॉन्डेड हो गया होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकालने में और ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी।
ठीक है, तो क्या इसका साइज छोटा हो गया, साइज छोटा होने के कारण प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ गया, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर गया। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब देखिए इसका साइज यानी कि M+ से M2+ का साइज और छोटा हो जाएगा, हम जानते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब यहां से हमको और इलेक्ट्रॉन निकालना है, बात ध्यान समझिए, यहां से हमको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर। तो पहले M था तो M से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो और साइज छोटा हो गया, M1 से एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो और साइज छोटा हो जाएगा, और फिर M2+ से हम करेंगे कि एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। तो बड़ा सिंपल सा बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से साइज और छोटा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से साइज और छोटा हो गया। जब साइज और छोटा हो गया इसका मतलब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल और बढ़ गया। ज्यादा आकर्षण बल को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। दैट मींस फर्स्ट IP इज लेस देन दैट ऑफ सेकंड IP इज लेस देन दैट ऑफ थर्ड IP। दैट मींस जैसे जैसे केटायंस की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे रेडियस जो होगा वो एटम का वो छोटा होता जाएगा और IP बढ़ती जाएगी। बहुत सिंपल बात है, इसका मतलब यही है कि IP इंक्रीज करेगा विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम और IP डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। इसका मतलब ये है, हम यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं बच्चों, छोटा सा एक पॉइंट हम लेते हैं, है ना। हम लोग चूंकि एक्चुअली हम लोग वेरिएशन पढ़ रहे हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में IP का वेरिएशन। तो मैंने आपको बताया था कि साइज टर्म समझ में आ गया तो पीरियोडिक टेबल का हर एक वेरिएशन को आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल increases with the decrease in size of atom, while ionization potential decreases with the increase in size of atom। कोई इशू नहीं है बच्चों, बहुत आसानी से आपको इस बात समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम लोग पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में इसका क्या वेरिएशन आएगा। तो अब सीधी बात है, हम लोग पीरियोडिक टेबल दो तरीके से देख ही रहे हैं, एक कि टॉप टू बॉटम और दूसरा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ग्रुप में हम लोग वेरिएशन देखेंगे अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का तो दो तरीके से देख सकते हैं, या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। अगर हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वेरिएशन अगर देखेंगे पीरियड में तो दो तरीके से देख सकते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो कोई भी एक टर्म समझ में आ जाएगा हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं दूसरा टर्म को हम लोग अब रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वेरिएशन देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे वेरिएशन ऑफ IP in periodic टेबल। जैसे जानते हैं हम लोग एक टॉप टू बॉटम और एक लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो कॉमन से हम जानते हैं कि पीरियड टर्म को डिफाइन करता है और ये बच्चों ग्रुप टर्म को डिफाइन करता है। तो लेफ्ट टू राइट याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, कमेगा। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है IP इंक्रीज करेगा विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम। मतलब लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं कि साइज घट रहा है, साइज छोटा होगा, दैट मींस IP
इंक्रीज इन और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, जैसे कि जानते हैं हम लोग कि साइज इंक्रीज करता है, तो बहुत कॉमन सी बात है। आईपी जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आईपी डिक्रीज, तो दिक्कत नहीं है हम लोग को, बस सिंपल वेरिएशन ऑफ आयनेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल हम लोग ने देख लिया है कि आईपी इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम एंड आईपी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। अब साइज बड़ा होने पर आईपी डिक्रीज क्यों कर रहा है, बड़ा ध्यान समझिए। साइज बड़ा है और हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को कहां से, आउटर मोस्ट सेल से, आउटर मोस्ट सेल से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं बाहर। तो अब यानी कि साइज बड़ा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन का उस इलेक्ट्रॉन पर साइज बड़ा होने का, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से जो है प्रोटॉन कम अट्रैक्टिव फोर्स लगा पा रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे। जब कम अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा तो वहां पर थोड़ी सी एनर्जी आप उसको देंगे और वहां से वो एक्साइट करके बाहर निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि साइज जब बड़ा होगा तो आईपी की वैल्यू कम होगी। तो चलिए इस तरीके से हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स भी इसका देख चुके हैं, वेरिएशन देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों एटॉमिक रेडियस, सेकेंड न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड साइज ऑफ ऑर्बिटल, और फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इस बात को हम समझ सकते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले इस टर्म को समझने का प्रयास करते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो समझने का प्रयास क्या करना है बच्चों, इसको तो हम पहले ही बता चुके आप लोग को कि आईपी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड आईपी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। मतलब एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आईपी की वैल्यू घटेगी और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस छोटा होगा वैसे वैसे आईपी की वैल्यू बढ़ेगी। इसको हम लोग बहुत विशेष डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सेकेंड टर्म को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियस पे चार्ज, बड़ा ध्यान समझिए। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियस पे चार्ज। और न्यूक्लियस पे चार्ज होने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। अरे कितना सिंपल बात है ना, बस एटॉमिक रेडियस को ही दूसरे शब्दों में लिख दिया है न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी। जब पॉजिटिव चार्ज की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा। जब साइज छोटा हो जाएगा तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि आईपी increases with the increase in nuclear charge, while IP decreases with the
डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग साइज ऑफ ऑर्बिटल बच्चों मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। साइज ऑफ ऑर्बिटल की जगह पर मैं बात करता हूँ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऑर्बिटल के सेंस नहीं है और वो नाम बहुत बेहतर सूट नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का क्या है वो हम लोग सबको समझना पड़ेगा। तो ये थर्ड नंबर में बात करता हूँ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए, जैसा कि देखिए आप एक बात कि ये न्यूक्लियस हमारा इस तरीके से अलग अलग सबसेल्स किसी भी सेल में हो सकते हैं। हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि किसी भी सेल में जो सबसेल होंगे वो न्यूक्लियस से कैसे मतलब किस तरीके से कितने पोजीशन पे होंगे, दूर होंगे, पास होंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो कॉमन सी बात है, कोई भी एक सेल है, अगर कोई भी एक सेल है और उसमें जो सबसेल्स होंगे उसमें सबसे नजदीक हमारा एस सबसेल होगा, उससे दूर पी होगा, उससे दूर बच्चों एफ होगा, उससे दूर एफ होगा। तो हम लोग ऐसा कह भी सकते हैं कि न्यूक्लियस से सबसे नजदीक क्या होगा, एस होगा। तो न्यूक्लियस का ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि नजदीक है, उसको ज्यादा मजबूती से अपनी ओर खींच रहा होगा। उससे थोड़ी सी दूरी पे पी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एस का साइज छोटा होता है, एस ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा होता है, पी ऑर्बिटल का साइज उससे बड़ा, बी ऑर्बिटल का साइज उससे बड़ा और एफ ऑर्बिटल का साइज सबसे बड़ा। तो अगर हम जानते हैं कि नजदीक है तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट इसी पे लगेगा, इससे ज्यादा दूर है इससे एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में पी पर लगने वाला पेनिट्रेशन इफेक्ट छोटा होगा, उससे कम पेनिट्रेशन इस पे और सबसे कम पेनिट्रेशन जो होगा वो एफ पे। यानी कि एफ सबसेल से इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज न्यूक्लियस से वो एफ सबसेल का इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इस सबसेल में पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा सबसे ज्यादा, पी के रिस्पेक्ट में, है ना। और पी पर ज्यादा होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट इन कंपैरिजन टू डी, और डी पर ज्यादा होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट इन कंपेयर टू एफ। इसका मतलब एस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की आईपी सबसे ज्यादा, उसके बाद पी से निकलने वाले की उससे ज्यादा डी से निकलने वाले की, और सबसे कम आईपी होगा किसका, जो इलेक्ट्रॉन एफ से निकलेगा। बिकॉज प्रोटॉन एक्सर्टिंग मिनिमम पेनिट्रेशन इफेक्ट विच इज प्रेजेंट इन एफ सबसेल, है ना। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इस सबसेल का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उसी पे काम कर रहा होगा, और चूंकि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा तो हम कहेंगे कि वहां से इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना सबसे कम। तो इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा बच्चों जब चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको निकालने के लिए तो आप आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा करेंगे, यानी कि द वैल्यू ऑफ आईपी इन केस ऑफ ऑर्बिटल इन केस ऑफ सबसेल S greater than P greater than D greater than F। ठीक है ना। तो जो इसी को हम लोग वर्ड के रूप में लिख लेते हैं, इसी बात को, इस बात को मैंने जस्ट समझाया आपको, लिख सकते हैं therefore greater the penetration effect of electron towards the nucleus, greater will be the ionization potential, greater will be the ionization potential। तो नेक्स्ट और लास्ट
हम लोग इसका फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फोर्थ नंबर फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है जनरली, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं अलग अलग सेल, सब सेल और ऑर्बिटल में। तो बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग दो तीन तरीके की बातें देखते हैं। एक कि जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो उसके समय जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं वो तीन तरीके से फिल हो सकता है। एक कि वो फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो जाए, फुल फिल्ड मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें भर जाए। एक हो सकता है कि वो हाफ फिल्ड हो जाए, मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे आधा। और एक हो सकता है कि ना फुल और ना आधा, यानी कि उससे ना फुल ना हाफ, हाफ से कम हो सकता है या हाफ से ज़्यादा हो सकता है और फुल से कम हो सकता है। तो जनरली कहा जाता है क्या कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है। फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल फॉर्म में होते हैं। तो मैं जानते हैं कि मोर स्टेबल फॉर्म होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मोर स्टेबिलिटी है। मोर स्टेबिलिटी का कहने का मतलब यही है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल फॉर्म में होगा न्यूक्लियस के साथ। अब मोर स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है। तो मोर स्टेबल ऑर्बिटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए। तो कहते हैं कि जनरली फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। दैट मीन्स सिंपल, मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड से जो आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो आपको निकालने में जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज आईपी, वो ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू वैसा ऑर्बिटल जो ना हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फुल फील्ड में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर फुल फील्ड and half filled orbitals are more stable so more energy required to remove electron from such orbital। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों फैक्टर को डिस्कस कर लिया है। और आप कह रहे हैं कि सर इसका एक आध एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए ताकि और भी मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिले। मैं चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फुल फील्ड और हाफ फील्ड के सेंस से। तो मान लीजिए ये आईपी हम बात कर रहे हैं Fe 2+ और Fe+। एटॉमिक नंबर बच्चों 26 होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर भी 26 है, Fe है तो एटॉमिक नंबर तो वही हो। अब ध्यान देखिए, आप जैसा कंफ्यूजन ड्रॉ करेंगे आप तो लिखेंगे ऑर्गन 18 हो गया। थर्ड नंबर हमारा क्या है, नोबल एलिमेंट है, तीसरा सेल कंप्लीट होगा तो 4s2 3d। ध्यान से देखेंगे आप 4s2 और 3d 6 होता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, हम कहेंगे 3d4। ठीक है, और ऐसा क्या करेंगे आप लोग बच्चों, ऑर्गन 4s2 और 3d5। तो देखिए यहाँ एक तो फुल फील्ड ऑर्बिटल है हमारा, लेकिन देखिए एक ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। और यहाँ देखिए ये फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड है।
तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा स्टोरेज बच्चों ये होगा, तो कहेंगे आईपी जो हम लोग कहेंगे आईपी Fe प्लस का ग्रेटर देन दैट ऑफ आईपी Fe2 प्लस। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गया तो हम लोग कहते हैं क्या कि आगे की सारा रास्ता हम लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है, कि बार बार जो भी हम लोग टर्म पढ़ेंगे उसका फैक्टर भी यही आएगा और आपसे समझना भी यही पड़ेगा। मतलब जो टर्म पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ उसका हम लोग को डिफिनेशन आना चाहिए और इस टर्म को हम लोग इजीली खुद ब खुद हम लोग डील कर पाएंगे, बता पाएंगे। एक और लास्ट फैक्टर है बच्चों इसके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं शील्डिंग और स्प्रेडिंग इफेक्ट। तो मैंने इस फैक्टर को डिस्कस नहीं किया है हम लोग को, और इस फैक्टर को डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये टर्म को समझने में पूरा आपको एक क्लास लगेगा, है ना। और ये टर्म बड़ा भी है, हम लोग शील्डिंग और स्प्रेडिंग इफेक्ट निकालना भी सीखेंगे, कुछ वैल्यू को निकालना भी है, उसके लिए हम लोग को एक स्लैटर्स रूल भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसके लिए पूरा हम लोग एक क्लास देंगे और फिर हम लोगों का ये जो टर्म वो कम्प्लीटली खत्म ही है, बस ये टर्म पढ़ेंगे और ये खत्म। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रख दीजिए, और मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम उसको लाइक करना नहीं भूलें आप लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।